डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। शेफर्ड बॉय का चांदी जैसा खून नीचे गिर रहा था, लेकिन वह सामान्य जमीन पर नहीं गिरा। वह स्वर्ग जैसे पवित्र स्थान की मिट्टी में समा गया। चौहान परिवार के एल्डर्स के दिल तेजी से धड़कने लगे। डोमेन। यह एक अकेला टापू नहीं था, बल्कि शेफर्ड बॉय का डोमेन था। बहुत से योद्धाओं के पास अपना डोमेन होता था, यह कोई नई बात नहीं थी। लेकिन शेफर्ड बॉय का डोमेन बहुत खास था। उसने इसी डोमेन का उपयोग करके 7 विशेषज्ञों और 10,000 एम्पायरियल किंग के संयुक्त हमले को झेला था। वह घायल हो गया है और उसके शरीर से खून बहा रहा है। उजाड़ जाति का खून हमारी मानव जाति के खून से कहीं अधिक कीमती होता है। अगर वे खून बहा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे गंभीर रूप से घायल हैं। उजाड़ जाति के खून से शक्तिशाली औषधियां बनाई जाती थीं, जो दिखाता था कि उनका खून कितना अनमोल था। 10,000 एम्पायरियल किंग ने शेफर्ड बॉय के मुंह से बहते खून को देखा और मुस्कुराया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे हमले ने उसके शरीर में मृत्यु स्वर क्रांति को हिला दिया है, और मेरी 10,000 भूतों की घंटी ने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई होगी। वह अपने हमले के प्रभाव को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरा था। अब इसका अंत आ चुका है, सब मिलकर हमला करो। उसके डोमेन को तोड़ दो, फिर हम उसे मार सकते हैं। उसके उजाड़ जाति के खून से औषधियां बनाएंगे और उन्हें आपस में बांट लेंगे। चौहान परिवार के कुछ एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और हमला करने का निर्णय लिया। उजाड़ जाति के खून से बनी औषधियां बेहद कीमती थीं। भले ही उनसे कोई सीधे ब्रेक थ्रू ना पा सके, लेकिन वे शरीर की शक्ति को बढ़ा सकती थीं और जीवन को लंबा कर सकती थीं। 7 एल्डर्स ने मिलकर फिर हमला किया। वे अपने सभी शक्तिशाली लॉज और दिव्य शक्तियों का उपयोग कर रहे थे। उनके हमले आसमान में इंद्रधनुष जैसी चमकती लहरों की तरह उठे और शेफर्ड बॉय के डोमेन की ओर बढ़े। धड़ाम। सभी हमले उस जादुई टापू के डोमेन पर गिरे। डोमेन जोर से हिलने लगा। पवित्र टापू के आड़ू के फूल झड़ने लगे, जैसे खूनी बारिश हो रही हो। शेफर्ड बॉय 1000 साल पुराने आड़ू के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। डोमेन की जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई। लोगों को लगा कि अब वे इस डोमेन को तोड़ने ही वाले हैं। लेकिन तभी शेफर्ड बॉय ने अपनी फैंटम बोन तलवार उठाए और अपनी हथेली से उसे पोंछा। उसकी चांदी जैसी चमकती खून की कुछ बूंदें तलवार पर गिर गईं। ची ची। चांदी जैसा खून जल उठा और एक शुद्ध सफेद ज्वाला में बदल गया। इससे पहले भी शेफर्ड बॉय ने इस सफेद ज्वाला का उपयोग किया था, लेकिन इस बार उसने अपने खून को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया था, इसलिए इसकी शक्ति अब कई गुना अधिक हो गई थी। गर्जन। शेफर्ड बॉय के पीछे से एक आदिम पवित्र उजाड़ जानवर की दहाड़ गूंज उठी। फिर यह शक्ति शेफर्ड बॉय के शरीर में समा गई। उसने अपनी तलवार से वार किया और स्वर्ग तथा पृथ्वी के लॉज तक टूट गए। 7 एल्डर्स के संयुक्त दिव्य हमले कुछ भी नहीं कर सके। सभी दिव्य किरणें ढह गईं। शेफर्ड बॉय की जलती हुई तलवार बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ी। चाक। एक चौहान परिवार का एल्डर चीख उठा। वह अपनी कमर से 2 हिस्सों में कट गया। सफेद ज्वाला ने उसे जला दिया, उसके खून और आत्मा को भी राख में बदल दिया। क्या यहाँ दूसरे एल्डर्स ने यह दृश्य देखा तो वे डर गए। उन्होंने सोचा था कि शेफर्ड बॉय अब कमजोर हो चुका है, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर फिर से हमला किया था। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि चोटिल होने के बाद उसकी शक्ति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। शेफर्ड बॉय के खिलाफ अब उनके दिलों में डर भर गया था। यह उजाड़ जाति का महान सम्राट सच में रहस्यमयी और शक्तिशाली था।
शेफर्ड बॉय ने अपनी मायावी फैंटम बोन तलवार से 10,000 एम्पायरियल किंग पर वार किया। 10,000 एम्पायरियल किंग चौंक गया, तुम अपने उजाड़ खून का इस्तेमाल मुझसे लड़ने के लिए कर रहे हो, सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए? क्या ये सच में इसके लायक है? शेफर्ड बॉय चुप रहा। उसकी तलवार से सफेद आग निकलने लगी जिससे हवा तक जल रही थी। इन लपटों में रहस्यमयी रेखाएं बनने लगीं। यह उस समय बनने वाली रेखाएं थी जब कोई अपनी अग्नि शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के महान लॉस की शक्ति को दर्शाता था। शेफर्ड बॉय ने कहा, उत्तराधिकारी ने मुझसे एक वादा किया था, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये वार उसकी पूरी शक्ति से भरा था। तलवार से निकली सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा आकाश रोशन हो गया। यहां तक कि ऊपर फैले आकाशगंगा के तारों की चमक भी फीकी पड़ गई। इस शक्तिशाली हमले के खिलाफ 10,000 एम्पायरियल किंग के चेहरे पर भयानक डर उभर आया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने पूरी ताकत न लगाई तो शेफर्ड बॉय उसे मार डालेगा। गर्जना। उसके शरीर के अंदर से एक भयानक चीख निकली। उसकी सूखी हुई त्वचा फूलने लगी और एक अंधेरे की शक्ति चारों ओर फैल गई। 10,000 आत्माएं एक साथ रोने लगीं। फिर उसके शरीर से एक लाल कंकाल निकला और शेफर्ड बॉय की ओर झपट पड़ा। साथ ही 10,000 एम्पायरियल किंग ने 10,000 भूतों की घंटी को शेफर्ड बॉय पर फेंक दिया। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे नर्क का कोई पहाड़ उस पर गिर रहा हो। इस हमले में 10,000 एम्पायरियल किंग की आत्मा शक्ति भी समाहित थी और उसकी पूरी ऊर्जा भी इस विशाल घंटी में भर दी गई थी। यह उसका सबसे ताकतवर हमला था। उसे पूरा यकीन था कि चाहे शेफर्ड बॉय की तलवार कितनी भी तेज हो, वह इस प्रलयंकारी हमले को नहीं रोक पाएगा। शेफर्ड बॉय ने इन दोनों खतरनाक हमलों को देखकर एक ठंडी नजर डाली। उसने अपनी हथेली से हमला किया और अपनी उजाड़ शक्ति को हथेली में समाहित कर लिया। इससे उसकी रक्त वाहिकाएं फट गईं और चांदी जैसा खून फिर से बहने लगा। अब उसकी हथेली पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। धड़ाम। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी हथेली ने सीधे विशाल घंटी पर प्रहार किया। घंटी का भार बहुत ज्यादा था। उसमें 10,000 आत्माएं कैद थीं, लेकिन जैसे ही शेफर्ड बॉय की हथेली उससे टकराई, घंटी पर एक गहरा निशान बन गया। शेफर्ड बॉय के चांदी जैसे खून ने 10,000 भूतों की घंटी को पिघलाना शुरू कर दिया। घंटी बनाने में जिस धातु का इस्तेमाल हुआ था, वह जलकर पिघलने लगी। ची ची ची। सफेद आग भड़क उठी और घंटी के अंदर कैद आत्माएं चीखने लगीं। वे जलकर राख में बदलने लगी। हालांकि यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन उनके लिए यह मुक्ति भी थी। कुछ ही पलों में अनगिनत आत्माएं जलकर राख हो गईं। तुमने मेरी 10,000 भूतों की घंटी में मौजूद आत्माओं को जला दिया। 10,000 एम्पायरियल किंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन इस समय उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वह कुछ भी करने में असमर्थ था। शेफर्ड बॉय ने घनघोर गर्जना की और घंटी को दूर धकेल दिया। फिर उसने अपनी मायावी फैंटम बोन तलवार उठाए और हमला जारी रखा। गर्जना। लाल कंकाल दहाड़ते हुए उस पर झपटा। ये कंकाल 10,000 एम्पायरियल किंग का एस्पेक्ट टोटम था। ये किसी की आत्मा को निगल सकता था। अगर यह भीड़ में चला जाए तो जिन लोगों को यह निगल लेता, वे अपनी आत्मा खोकर ज़ोंबी बन जाते। लेकिन शेफर्ड बॉय ने इससे बचने की कोशिश नहीं की। वह खुद तलवार की रोशनी में बदल गया। इस पल में ऐसा लगा कि वह खुद एक दिव्य तलवार बन चुका था। इसकी तलवार शक्ति इतनी तेज थी कि उसने उसकी आत्मा को सुरक्षित कर लिया। उसकी पूरी आत्मा तलवार में समाहित हो गई और उसका तलवार पथ सभी सीमाओं को पार कर गया। टूट जाओ। शेफर्ड बॉय ने जोर से चीखते हुए अपनी तलवार से हमला किया। उसका खून तलवार पर जलने लगा। उसकी चारों ओर की सफेद लपटें पवित्र रेखाओं में बदल गईं और यह सभी शक्तियां तलवार में समाहित हो गईं। चाक। तलवार रक्त कंकाल को चीरते हुए 10,000 एम्पायरियल किंग तक पहुंच गई। तलवार की सफेद रोशनी उसकी आंखों में चमक उठी। अब तलवार उसके शरीर से केवल 3 फीट की दूरी पर थी। तुम मेरे रक्त कंकाल को सीधे पार कर गए। 10,000 एम्पायरियल किंग की आंखों में डर उतर आया, लेकिन अब वह बच नहीं सकता था। आखिरी कोशिश में उसने अपनी सूखी हुई नुकीली उंगलियों को आगे बढ़ाया और शेफर्ड बॉय की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। लेकिन शेफर्ड बॉय पीछे नहीं हटा। उसकी तलवार ने 10,000 एम्पायरियल किंग के सीने को छेद दिया, उसके दिल को जला डाला। सफेद ज्वाला उसके शरीर में फैल गई और उसकी सारी नसों को जला दिया। परंतु उसी समय 10,000 एम्पायरियल किंग के पंजे शेफर्ड बॉय के सीने में भी घुस गए। उसके शरीर में 10 खून से सने छेद हो गए और काला धुआं उठने लगा। 10,000 एम्पायरियल किंग के पंजों में जहर था, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। चाक। शेफर्ड बॉय की तलवार ने उसे बीच से चीर दिया।
जैसे ही उसका शरीर दो हिस्सों में बंटा, उसकी रक्षा करने वाली ऊर्जा खत्म हो गई और उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। एक महान सम्राट इस तरह नष्ट हो गया। चौहान परिवार के एल्डर्स डर से कांप उठे। ये बहुत ही भयानक था। यह उजाड़ जाति के सम्राट का खून था, जो इतना शक्तिशाली था कि इससे किसी को भी मारा जा सकता था। शेफर्ड बॉय का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सीने से चांदी जैसा खून बह रहा था, जो अब जहर से दूषित हो चुका था। 10,000 एम्पायरियल किंग का जहर साधारण नहीं था। यह जहरीले लौह से बना था, जो उजाड़ जाति के सम्राट के खून को भी नुकसान पहुंचा सकता था। शेफर्ड बॉय ने एक मानव महान सम्राट को मार डाला। राव परिवार के राजा और उनके सहयोगी डर से कांप उठे। यह एक ऐतिहासिक दिन था। आज उनकी धरती पर एक महान सम्राट की मृत्यु हो गई थी। आज के दिन के बाद ये बात सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के लिए एक किंवदंती की तरह बन जाएगी। उन्होंने अपनी आंखों से एक महान सम्राट को मरते देखा था। शेफर्ड बॉय, जिसके कपड़े खून से लथपथ थे, अब जहरीला हो चुका था। वह एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह लग रहा था, जो कभी भी बुझ सकती थी। क्या वह अब भी लड़ सकता था? राजा के मन में यह सवाल आया। शेफर्ड बॉय की प्रतिभा और शक्ति ने सभी को प्रभावित कर दिया था। लॉस की दिव्य रोशनी धीरे धीरे विशाल आकाश में फीकी पड़ने लगी। आकाशगंगा की भुजा एक बार फिर आसमान में चमकने लगी और अब पूरा शहर पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। राव राजघराने का महल ऐसा लग रहा था कि उस पर एक भयानक तूफान ने हमला किया है। आसपास की सभी इमारतें पूरी तरह से ढह गई थीं और अब राव राजघराना धूल में मिल गया था, यहाँ तक कि कोई मलबा भी नहीं बचा था। शेफर्ड बॉय चमकते चांद के नीचे खड़ा था। उसके एक हाथ में फैंटम बोन तलवार और दूसरे हाथ में बांस की बांसुरी थी। हवा का झोंका आया, जिससे उसके हरे कपड़े लहराने लगे। उसकी शान और प्रतिभा बेजोड़ लग रही थी। उसकी दो आंखें चौहान परिवार के कबीले के एल्डर्स को घूर रही थीं। उसकी गहरी निगाह उसके सिर के ऊपर फैले अंतहीन तारों वाले आकाश की तरह लग रही थी। वह घायल है और उसे बहुत गंभीर रूप से घायल होना चाहिए। वह अपनी सीमा के कगार पर है। उसके शरीर में बची हुई स्वर्गीय क्रांति को नजरअंदाज करते हुए उसकी चेस्ट पर लगा घाव भी जहरीले पदार्थों से संक्रमित हो गया है। उसका काला खून बह रहा है। शेफर्ड बॉय की हालत सभी को स्पष्ट थी, लेकिन फिर भी किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। शेफर्ड बॉय ने पहले चौहान परिवार के कबीले के 6 बुजुर्गों को मार डाला था और फिर 10,000 एम्पायरियल किंग को। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके अलावा हर बार जब उन्होंने सोचा कि वे उसे मार सकते हैं, तो वे इसके बजाय उसके द्वारा मारे गए। इसलिए भले ही उन्हें पता था कि उसने अपनी जीवन शक्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है, चौहान परिवार के कबीले के किसी भी एल्डर ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर भी आगे नहीं बढ़े। दबाव बहुत ज्यादा था। शायद अगर वे सब एक साथ आ जाएं, तो शायद वे बुरी तरह घायल शेफर्ड बॉय को जाने से रोक पाएं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि अंत में उनके पास सिर्फ कुछ ही लोग बचेंगे। वे सब शेफर्ड बॉय के साथ मर भी सकते हैं। कोई भी ऐसा बलिदान देने को तैयार नहीं था। इस समय लोगों ने देखा कि शेफर्ड बॉय की चेस्ट पर लगे 10 पंजों के घावों से काली धुंध निकल रही थी। ची ची ची। जब काली धुंध घावों से निकल गई, तो वह हवा में जलने लगी और जल्दी ही राख में बदल गई। जब लोगों ने ये देखा, तो उनके दिल दहल गए। वह अपने शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उजाड़ की शक्ति का उपयोग कर रहा है। ये ठीक नहीं है। हम उसे जहर बाहर निकालने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो हम उसके लिए और भी कमजोर हो जाएंगे। हम सब आज यहाँ मर भी सकते हैं। शेफर्ड बॉय अप्रत्याशित रूप से हवा में खुद को ठीक कर रहा था और उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। इससे चौहान परिवार के कई एल्डर्स दुखी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने शेफर्ड बॉय पर अभी हमला नहीं किया, तो वे युद्ध में अपना सबसे बड़ा लाभ खो देंगे। लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सबको पता था कि आगे बढ़ने वाले पहले कुछ लोग निश्चित रूप से मारे जाएंगे। जब वे देख रहे थे, शेफर्ड बॉय से निकलने वाली काली धुंध बढ़ती गई। ची ध्वनि के साथ शेफर्ड बॉय की चेस्ट पर एक शुद्ध सफेद लौ जलने लगी। हम क्या करते हैं? चौहान परिवार के एक कबीले के एल्डर ने एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर से पूछा। एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर के हाव भाव बदसूरत थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वे पूरी तरह मजबूर हैं। हम और क्या कर सकते हैं? हम वाकई उसके ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते और उसे हम सभी को मारने नहीं दे सकते। चलो यंग मास्टर की रक्षा करें और यहाँ से चले जाएं। एल्डर धर्मवीर की बातें सुनकर चौहान परिवार के अन्य एल्डर्स को दुख हुआ।
हालांकि नाम के लिए वे शौर्य चौहान की रक्षा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वास्तव में वे भाग रहे थे। उनके पास संख्याबल का लाभ था और उन्होंने स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरणी की स्थापना भी कर ली थी। 10,000 एम्पायरियल किंग को शामिल करने के बाद भी उन्हें शेफर्ड बॉय से बचकर भागना पड़ रहा था। यह एक बड़ा मजाक बन गया था। हालांकि अब यदि वे भागने का अवसर नहीं लेते, जब शेफर्ड बॉय अभी भी जहर से उबर रहा था, तो उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचने वाला था। ये शहर खाली करो। जब एल्डर रघुनाथ ने ये कहा तो एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और अनिच्छा से वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा बनाए रखी और धीरे धीरे हवा में पीछे हटते गए, इस हद तक कि वे कई मील दूर हो गए। तभी वे शौर्य चौहान को अपने साथ लेकर तेजी से बाहर निकल गए। शुरू से लेकर आखिर तक शेफर्ड बॉय उदासीन भाव से देखता रहा। उसने फिर हमला नहीं किया। वह वास्तव में अपनी सीमा के कगार पर था। ये 10,000 एम्पायरियल किंग के जहरीले पदार्थों के कारण नहीं था, बल्कि चौहान पैट्रियार्क द्वारा एक दशक पहले उसके शरीर में छोड़ी गई स्वर्ग मृत्यु क्रांति के कारण था। अभी अभी उसने 10,000 एम्पायरियल किंग को मारने के लिए उजाड़ जाति के खून का इस्तेमाल किया था, लेकिन इससे उसके शरीर में मृत्यु की स्वर्गीय क्रांति शुरू हो गई थी। वह लगभग उसे दबाने में असमर्थ होने की कगार पर था। इस स्थिति में अगर उसने चौहान परिवार के कबीले के एल्डर्स को बलपूर्वक मार दिया होता, तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। न केवल उसे फिर से रिकवरी चरण में प्रवेश करना पड़ता, बल्कि उसे अपनी जीवन शक्ति को भी चोट पहुंचानी पड़ती। यदि उसने सचमुच अपनी जीवन शक्ति को चोट पहुंचाए, तो उसका ठीक होना बहुत कठिन होगा, भले ही वह दशकों तक अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रयास करता रहे। ... चौहान परिवार कबीला पीछे हट गया है। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने चौहान परिवार के कबीले को शहर से दसियों मील दूर जाते देखा, फिर वे मुड़कर भाग गए। जल्द ही वे रात में गायब हो गए। इस दृश्य ने कई लोगों के दिलों को ठंडा कर दिया। शेफर्ड बॉय ने चौहान परिवार के कबीले को अकेले ही भागने पर मजबूर कर दिया था। उनकी पिछली बातचीत की सामग्री से शेफर्ड बॉय की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि वास्तव में बढ़ गई थी, जबकि एक दशक पहले विशाल युद्ध में उसे स्वर्ग की मृत्यु क्रांति का सामना भी करना पड़ा था। इस प्रकार चौहान परिवार ने शेफर्ड बॉय की ताकत को बहुत कम आंका था। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा बहुत घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि शेफर्ड बॉय अचानक उन पर हमला कर देगा। अगर वह क्रोधित हुआ तो शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया जाएगा। एक बार जब भारी नरसंहार शुरू हुआ तो उनमें से केवल कुछ ही जीवित बच पाएंगे। एक महान सम्राट के लिए एक शहर को नष्ट करना बहुत आसान काम था। हालांकि इस समय शेफर्ड बॉय का ध्यान सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं पर नहीं था। अपने शरीर से आखिरी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के बाद उसने फैंटम बोन तलवार पकड़ी और स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरणी के कोर के ऊपर मंडराता रहा। तलवार ने 3 चमकती हुई किरणें भेजी और ये 3 झरने जैसी तलवार जैसी किरणें जमीन पर फैल गईं। बूम! ऐसा लगा मानो सफेद बिजली गिरी हो। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरणी की सुरक्षा हिंसक रूप से कांप उठी और अगले ही पल पूरी तरह से फट गई। इसके बाद शेफर्ड बॉय ने एक और वार किया। उसके हमले से राव महल का कमरा फट गया था। ... कमरे में अर्जुन ने ऊर्जा विस्फोटों की गड़गड़ाहट सुनी। उसने ऊपर देखा और देखा कि तलवार की किरण ने कमरे के गुंबद को चीर दिया है। चांदनी की एक किरण विशाल दरार से नीचे गिरकर गुंबद में आ गई, जिससे उसका चेहरा चमक उठा। जब से वह अंधेरे कमरे में बंद था, जहां दिन और रात का अंतर नहीं देखा जा सकता था, उसने लंबे समय से गायब चांदनी को नहीं देखा था। और अब चांदनी में नहाते हुए अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। चांदनी रात में शेफर्ड बॉय के हरे कपड़े खून से सने हुए थे। वह एक बेदाग जैड के टुकड़े जैसा दिख रहा था। हाथ में फैंटम बोन तलवार लिए उसने बिना किसी भावना के अर्जुन को देखा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी जब उसने कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहने के बाद शेफर्ड बॉय ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और चला गया, अर्जुन की तरफ एक और नजर भी नहीं डाली। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को लपेट लिया है और उसका शरीर उड़ने लगा। चांद की रोशनी में शेफर्ड बॉय अपनी तलवार हाथ में लिए तारों भरे आसमान की ओर उड़ रहा था। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसका आकर्षण चरम पर था। और उसके पीछे अर्जुन भी करीब से चल रहा था। शेफर्ड बॉय कुछ नहीं बोला, अर्जुन भी चुप रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। उसे एक बड़े मानव गुट ने कैद कर लिया था और एक उजाड़ जाति के शेफर्ड बॉय ने उसे बचाया। पहली मुलाकात के बारे में सोचते हुए, जब वह दिव्य जंगल में शेफर्ड बॉय से मिला था, शेफर्ड बॉय उस समय एक हरी गाय पर सवार होकर ब्लैकवाटर दलदल को पार कर रहा था। अब वह दृश्य एक सपने जैसा लग रहा था।
उस समय अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शेफर्ड बॉय की ऐसी पहचान होगी। वे दोनों चुपचाप उड़ रहे थे, एक दूसरे के आगे पीछे। वे धीरे धीरे चांद की चमकीली रोशनी में छिपकर क्षितिज में गायब हो गए। जब वे दोनों पूरी तरह से गायब हो गए, तभी सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने सांस छोड़ी। उनमें से कईयों की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। शेफर्ड बॉय ने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला था। शायद हम बहुत कमजोर थे, इसलिए शेफर्ड बॉय ने हमें मारने की जहमत नहीं उठाई। एक बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। शेफर्ड बॉय सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से गुजरा था और अर्जुन को बचाया था। जो लोग किनारे से देख रहे थे वे शेफर्ड बॉय के लिए शायद चींटियों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब कोई व्यक्ति चलते समय चींटियों के समूह से मिलता है तो शरारती बच्चों को छोड़कर शायद कोई भी जानबूझकर चींटियों को मारने के लिए नहीं चलता। उसने अर्जुन को बचा लिया है, लेकिन अर्जुन तो पहले ही अपंग हो चुका है। एक मानव लॉर्ड ने आह भरी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के कई लोगों को अर्जुन पर दया आ गई। उनमें से कई लोगों को इस बात का अफसोस था कि अर्जुन अपंग हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता। शेफर्ड बॉय की शक्तियां ईश्वरीय हैं। हो सकता है कि उसके पास अर्जुन की साधना को ठीक करने का कोई तरीका हो, एक अन्य मानव लॉर्ड ने कहा। हालांकि जब उन्होंने ये सुना तो उनमें से कई ने अपना सिर हिला दिया। उसके शरीर में ठंड के विषैले तत्व थे और उसकी मेरिडियन नष्ट हो गई थी। कौन जानता है कि उसकी मेरिडियन को वापस जोड़ने के लिए किस तरह के खजानों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि उजाड़ जाति अर्जुन पर ऐसे खजानों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और अर्जुन भी ऐसी दवा को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। भले ही हम 10,000 कदम पीछे चले जाएं और सभी शर्तें पूरी हो भी जाएं, फिर भी अर्जुन की मेरिडियन को वापस जोड़ने में बहुत समय बर्बाद होगा। और जो मेरिडियन वापस जुड़ जाएंगे वे पहले जितने अच्छे नहीं होंगे। पीछे कुछ छिपी हुई चोटें रह सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन केवल एक शीर्ष मानव लॉर्ड बन सकता है। एक ऋषि बनना मुश्किल होगा, एक महान सम्राट बनना तो दूर की बात है। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के इतिहास में ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं थी जो अद्वितीय थे। हालांकि अचानक गंभीर चोटों के कारण उनके शरीर और प्रतिभाएं ठीक होने के बाद भी वैसी नहीं रहीं। उनकी साधना धीरे धीरे उनके साथियों द्वारा पकड़ ली गई और अंततः उनकी क्षमता समाप्त हो गई। अंत में वे भीड़ में गायब हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण थे। लोगों को संदेह था कि अर्जुन का भी यही हश्र होगा। बस इसके बारे में सोचकर ही उनकी आह निकल गई। स्वर्ग का एक अभिमानी पुत्र ऐसे ही गिर गया था। हालांकि वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसने अपने चारों ओर का प्रभामंडल खो दिया था। कोई जितनी ऊंचाई से गिरता था, त्रासदी उतनी ही बड़ी होती थी। अचानक रातों रात सब कुछ खो देने के बाद व्यक्ति को घृणा और निराशा में एक दूसर जीवन जीना पड़ता है। जो व्यक्ति पहले दूसरों से जय जयकार और अपने आसपास के लोगों से प्रशंसा पाने का आदी था, उसके लिए अपनी सारी शक्ति खोकर बदला लेने की कोई संभावना न होने पर कमजोर अवस्था में जीना शायद मृत्यु से कहीं ज्यादा अपमानजनक होगा। सब कुछ पहले से तय था। जब चौहान परिवार का कबीला आया तो हमें लगा कि हमें उम्मीद दिख गई है। हालांकि कौन जानता था कि ऐसा नतीजा निकलेगा। अब जब वे पीछे हट गए हैं तो कौन जानता है कि वे वापस आएंगे या नहीं। राजा राव ने भारी मन से शहर के मलबे को देखा। यद्यपि वे चौहान परिवार कबीले से बेहद निराश थे और बहुत दुखी थे, सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा अभी भी डरते थे कि चौहान परिवार कबीला बस उन्हें छोड़कर चला जाएगा। अगर शेफर्ड बॉय वापस चला गया तो वह वापस भी आ सकता है। फिर वह एक और जानवर की सेना भेज सकता है और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। जहां तक चौहान परिवार का प्रश्न है, यद्यपि वे दबंग और क्रूर थे, फिर भी वे कम से कम मनुष्यों के पक्ष में थे। अर्जुन अज्ञात समय तक शेफर्ड बॉय के पीछे उड़ता रहा। उड़ते समय अर्जुन को न तो गति तेज लगी और न ही उस पर बह रही हवा उसे बलशाली लगी, बल्कि उसे सौम्य कहा जा सकता है। हालांकि उसके नीचे जमीन का दृश्य तेजी से बदल रहा था, मानो अंतरिक्ष विकृत हो रहा हो। सीनियर शेफर्ड बॉय, मेरी बहन कहाँ है? अर्जुन 2 घंटे की उड़ान के बाद पूछे बिना नहीं रह सका। वह इस समय आरती के ठिकाने के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। शेफर्ड बॉय ने तब तक कोई जवाब नहीं दिया जब तक कि उसने अर्जुन को पहाड़ की चोटी पर नहीं उतार दिया। चारों ओर देखा तो यह उजाड़ भूमि और घाटियां थीं। चारों ओर कई 100 मीटर ऊंचे प्राचीन पेड़ थे जो आसमान में ऊंचे थे। अर्जुन ने पहचान लिया कि यह क्लाउड वाइल्डनेस था। क्लाउड वाइल्डनेस की एक पहाड़ी चोटी पर खड़े होकर तेज हवाएं ठंडी चल रही थीं। अर्जुन ने अपनी आंखों को ढांकने वाले बालों को हटाया और अपने हाथों को इकट्ठा करते हुए कहा, सीनियर शेफर्ड बॉय, अर्जुन मुझे बचाने के लिए तुम्हारे ऋण को याद रखेगा। मैं भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। शेफर्ड बॉय चुप था और उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी।
अर्जुन ने फिर से पूछने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। सीनियर, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन कहाँ है? शेफर्ड बॉय ने पहाड़ की चोटी से जमीन के अंतहीन विस्तार को देखते हुए शांति से कहा, तुम्हें इस कृतज्ञता को याद रखने की जरूरत नहीं है, न ही मुझे इस कृतज्ञता को चुकाने की जरूरत है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैंने उत्तराधिकारी के अनुरोध पर सहमति जताई। जहां तक उत्तराधिकारी का सवाल है, उसने शर्तों के तहत वादा किया है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है। अब मैंने तुम्हें बचा लिया है और तुम जा सकते हो। जा सकता हूँ? अर्जुन की भौहें तन गईं। वह ऐसे ही कैसे जा सकता था? उसने तो आरती को भी नहीं देखा था। सीनियर, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। शेफर्ड बॉय ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। मानव जाति और उजाड़ जाति मूल रूप से दो अलग अलग दुनियाएं हैं। दोनों के बीच दुश्मनी है। तुम्हें उत्तराधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वह तुम्हारी बहन नहीं है। तुम दोनों के बीच की नियति यही खत्म होती है। शेफर्ड बॉय की बातें सुनकर अर्जुन का दिल दहल गया। उनका भाग्य खत्म हो जाएगा। वह और आरती हर मुश्किल समय में एक दूसरे पर निर्भर रहे थे, लेकिन अब शेफर्ड बॉय के सरल शब्दों के साथ उनकी किस्मत खत्म होने वाली थी। सीनियर शेफर्ड बॉय, अगर यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा कि मानव जाति और उजाड़ जाति दो पूरी तरह से अलग दुनिया हैं और उसके साथ मेरा भाग्य समाप्त हो गया है, तो मैं एक बार अपनी बहन से मिलना चाहता हूं और उससे ये सुनना चाहता हूं। अगर वह भी सोचती है कि हमारा भाग्य समाप्त हो गया है, तो मैं तुरंत चला जाऊंगा और फिर कभी उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अर्जुन ने गहरी आवाज में ये शब्द कहे। उसे विश्वास नहीं था कि आरती भी यही कहेगी कि उनका भाग्य खत्म हो गया है। आरती और उसके बीच के रिश्ते की तुलना आरती और उजाड़ जाति के बीच के रिश्ते से नहीं की जा सकती, जिसके साथ उसने पहले कभी बातचीत नहीं की थी। शेफर्ड बॉय पलटा और अर्जुन को देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी दिख रही थीं। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, न ही वह तुमसे मिलेगी। यह उसने शुरू में वादा किया था। ये भी उन शर्तों में से एक है जो मैंने तुम्हें बचाने के लिए रखी थी। क्या? ये सुनकर अर्जुन का दिल अचानक से धड़कने लगा। आरती ने ऐसी परिस्थितियों में उसे बचाने के लिए शेफर्ड बॉय को बुलाया था। हालांकि उसे अंदाजा था कि उसकी बहन की स्थिति उजाड़ जाति में असाधारण थी, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं थी। वह जो कुछ भी करना चाहती थी, उसमें उसे कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती थीं। बिना किसी सवाल के जब आरती ने शेफर्ड बॉय से उसे बचाने की विनती की, तो उसने कई शर्तों पर सहमति जताई होगी। अर्जुन ने पूछा, उसने और क्या वादा किया है? शेफर्ड बॉय की बातों से वह कुछ उदास हो गया। बाकी के लिए वे उसकी साधना और उजाड़ जाति से संबंधित हैं। ये चीजें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, न ही तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हालांकि मैंने उत्तराधिकारी को जिन चीजों के लिए सहमत किया है, वे ऐसी चीजें हैं जो वह अब करने को तैयार नहीं है। ये सब उसके अपने भले के लिए है। यह उजाड़ जाति के भविष्य के लिए भी है। मनुष्यों और उजाड़ लोगों के अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा है कि तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें एक और सलाह देना चाहता हूँ, जल्दी से बड़े हो जाओ। शांतिपूर्ण साल शायद ज्यादा दिन न टिके। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन हो सकते हैं। जब शेफर्ड बॉय ये कहकर मुड़ा और जाने ही वाला था कि अर्जुन ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा, रुको, अब क्या शेष है? शेफर्ड बॉय की पीठ अर्जुन की ओर थी क्योंकि उसका दोबारा मुड़ने का कोई इरादा नहीं था। शांतिपूर्ण साल लंबे समय तक नहीं चल सकते। क्या आपकी उजाड़ जाति मानव जाति के साथ युद्ध करने जा रही है? शेफर्ड बॉय ने कहा, जरूरी नहीं, लेकिन यह संभव है कि हमें ऐसा करना पड़े। मूल रूप से सूरतगढ़ को नष्ट करना इस युद्ध की शुरुआत थी। भगवान का आदेश था कि सूरतगढ़, मेहरगढ़ और अन्य आसपास के देशों के माध्यम से एक रास्ता बनाया जाए, ताकि दिव्य जंगल उन देशों के क्षेत्रों को अपने में मिला ले, जिससे दिव्य जंगल रतनगढ़ तक फैल जाए। रतनगढ़ दुनिया को आप पश्चिमी क्षेत्र भी कहते हैं। हालांकि संयोग से हमें उत्तराधिकारी मिल गया और अब हम ऐसा करने की जल्दी में नहीं हैं। इसके अलावा उत्तराधिकारी दयालु है, वह सूरतगढ़ को खून की नदी में बदलते नहीं देखना चाहती। दिव्य जंगल क्षेत्र को रतनगढ़ दुनिया तक मिलाना। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसका मन कांप उठा। अर्जुन को रतनगढ़ की दुनिया के बारे में नहीं पता था। ऐसा लगता है कि रतनगढ़ दुनिया इस दुनिया का केंद्र थी। जहां तक सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की बात है, यह एक ऐसा देश था जो दुनिया के केंद्र से बहुत दूर था। चूंकि रतनगढ़ दुनिया सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के पश्चिम में थी, इसलिए सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य आमतौर पर इस क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र कहता था। दिव्य जंगल के लिए ये सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के उत्तर में स्थित था।
यदि शेफर्ड बॉय जानवरों की भीड़ को भेज देता और पूरे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को निगल जाता तो सभी शहर खंडहर में बदल जाते। भूमि उजाड़ जानवरों की भूमि बन जाती। तब सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य वास्तव में दिव्य जंगल का हिस्सा बन जाता। यदि दिव्य जंगल और रतनगढ़ दुनिया जुड़ जाते तो दिव्य जंगल को आधार बनाकर उजाड़ जाति सीधे रतनगढ़ दुनिया पर हमला करने के लिए जानवरों की भीड़ भेज सकती थी। और चौहान परिवार कबीला भी रतनगढ़ दुनिया में स्थित था। अर्जुन को पता था कि उजाड़ जाति का चौहान परिवार के कबीले से झगड़ा था। इससे पहले उजाड़ जाति ने चौहान परिवार के कबीले को नष्ट करने के लिए जानवरों की भीड़ को भेजा था, लेकिन वे अंततः विफल हो गए थे। हालांकि उस समय शेफर्ड बॉय ने बिना किसी बैकअप के दुश्मन के इलाके में जानवरों की एक भीड़ को भेज दिया था। वह दिव्य जंगल पर भरोसा नहीं कर सकता था। अगर दिव्य जंगल के लिए एक चैनल खोला गया तो दिव्य जंगल से आने वाले उजाड़ जानवरों की अंतहीन भीड़ सीधे रतनगढ़ दुनिया में आ सकती थी। जब ऐसा होगा तो युद्ध का नतीजा शायद बदल जाएगा। क्या मैं अपनी बहन की पहचान जान सकता हूँ? वह मूल रूप से उजाड़ जाति की एक उच्च पद की सदस्य थी, फिर भी वह क्लाउड वाइल्डनेस में पहुंच गई। फिर शौर्य चौहान ने एक नज़र में उसकी पहचान कैसे पहचान ली? उजाड़ जाति और चौहान परिवार के कबीले में इतना बड़ा झगड़ा क्यों है? अर्जुन हमेशा इस मामले के पीछे के रहस्यों को जानना चाहता था और आरती के बचपन को समझना चाहता था। हालांकि शेफर्ड बॉय का समझाने का कोई इरादा नहीं था। उसने हल्के से कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। उसके ऐसा कहने के बाद शेफर्ड बॉय वहां से उड़ गया। उसकी हरी आकृति रात में गायब हो गई और अर्जुन ऊंचे पहाड़ पर खड़ा रह गया। वह इस समय विचारों में खोया हुआ था। शेफर्ड बॉय चला गया था। सुनसान मैदान शांत था, केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन कुछ देर के लिए उलझन में था। हालांकि वह खतरे से बच गया था, लेकिन वह आरती से मिलने में कामयाब नहीं हुआ था। भविष्य में उससे फिर से मिलना बेहद मुश्किल होगा। यदि वे पुनः मिले तो वह उजाड़ जाति की होगी, जबकि वह मानव जाति का होगा, तब ना जाने क्या होगा। वह स्वाभाविक रूप से सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में वापस नहीं जा सकता था। तो उसे कहाँ जाना चाहिए? दिव्य जंगल। अपनी ताकत के साथ यह असंभव था कि वह इसे पार कर सके। तो क्या उसे क्लाउड वाइल्डनेस पार करना चाहिए? एक पल के लिए अर्जुन को समझ नहीं आया कि उसे कहाँ जाना चाहिए। उसे अपनी ताकत में जल्दी ही सुधार करने जरूरत थी। ... ये यून से अलग होने के बाद शेफर्ड बॉय बहुत तेजी से उड़ गया। उसका लक्ष्य था दिव्य शहर। अर्जुन को बचाने में उसे बहुत देर हो गई थी। वह घायल भी हो गया था। उड़ते समय अचानक शेफर्ड बॉय के मन में कुछ ख्याल आया। दूर से एक आवाज उसके मन में गूंजी। संदेश छोटा था। उसमें लिखा था, सील कम हो गई है, धीरे चलो। जब शेफर्ड बॉय ने सुना कि सील कम हो गई है तो उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में, जो हमेशा बेफिक्र दिखती थी, अब उम्मीद और आशा की एक दुर्लभ झलक दिखाई दे रही थी। आखिरकार यह शुरू हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और एक अप्रत्याशित आश्चर्य उत्तराधिकारी की वापसी थी। उत्तराधिकारी जो कई सालों से गायब थी, मरी नहीं थी। इससे शायद वह विशाल दिव्य जंगल में, दिव्य शहर के अंदर, गहरी रात के आकाश में शेफर्ड बॉय हरे धुएं के एक झोंके की तरह दिव्य शहर में उतरा था। लॉर्ड रणजीत, महान तांत्रिक देव की नामबीर आपसे जल्द से जल्द उपस्थित होने का अनुरोध कर रही है। जैसे ही शेफर्ड बॉय उतरा, हल्के कवच पहने एक उजाड़ जाति के योद्धा ने उसे नमस्कार के रूप में झुककर प्रणाम किया। रणजीत कैर शेफर्ड बॉय का असली नाम था। जब वह इंसानों के देशों में गया तो उसने कभी अपना नाम नहीं लिया, इसलिए इंसानों ने उसे सिर्फ शेफर्ड बॉय ही कहा। रणजीत ने सिर हिलाया और दिव्य शहर के केंद्रीय दिव्य टॉवर की ओर चल दिया। जब वह केंद्रीय दिव्य टॉवर में प्रवेश कर गया तो रणजीत सीधे भूमिगत हो गया और अंततः तलवार और सेबर कब्रों तक पहुंचने पर ही रुका। अब तलवार और सेबर वाली कब्रें बिल्कुल अलग दिख रही थीं। अगर दिव्य शहर का सिटी लॉर्ड यहां होता तो वह बेवजह हैरान हो जाता। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य ने तलवार और सेबर कब्रों को दिव्य शहर की नींव के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने कई सालों तक दिव्य शहर का इस्तेमाल किया था, लेकिन हर पीढ़ी के सिटी लॉर्ड को कभी नहीं पता था कि तलवार और सेबर कब्रों में ऐसा रहस्य छिपा हुआ है। अब दोनों कब्रें खुल चुकी थीं। तलवार और सेबर की कब्रों के नीचे एक विशाल काला स्थान एक आयाम दिखाई दिया था। ये स्थान एक असीम गहरे रसातल की ओर जाता हुआ प्रतीत होता था। गहरे रसातल की सतह पर एक हल्का बैंगनी भंवर था जो धीरे धीरे घूम रहा था। रणजीत कैर गंभीर भाव से भंवर के सामने खड़ा था। क्या तुम्हें कुछ देर आराम की जरूरत है? तुम्हारी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है।
इसी समय आड़ू के पेड़ की लकड़ी से बनी छड़ी लिए एक बूढ़ी औरत उसके पीछे दिखाई दी। देवकी, तुमने बहुत मेहनत की है। जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम इस जगह की देखभाल कर रही थी। शेफर्ड बॉय ने बूढ़ी औरत से कहा, मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। वापस आते समय मैंने कुछ दवाएं ले ली थी। मेरी चोटें मूल रूप से ठीक हो गई हैं और मैं एक बार फिर अपने शरीर में मौत की स्वर्गीय क्रांति को दबाने में कामयाब रहा हूँ। रणजीत, बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया। इस बार तुम अकेले ही सूरतगढ़ में गहरे इलाकों तक चले गए और तुमने चौहान परिवार के कबीले से अकेले ही युद्ध किया। ये बहुत जोखिम भरा था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इससे हमारी योजनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं इस बात से वाकिफ हूँ, शेफर्ड बॉय ने सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि वह इस मामले को तूल नहीं देना चाहता था। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, महान तांत्रिक देवकी नाम्बीर ने कहा। वह शेफर्ड बॉय के सामने खड़ी थी। वे हवा में मंडरा रहे थे और उनके पैरों के नीचे तलवार और सेबर की कब्रों के नीचे काली भांवर थी। ... उस रात दिव्य जंगल में, विशाल भूमि के पार, एक दिव्य बैंगनी किरण आसमान में उछली। ये दिव्य बैंगनी किरण एक विशाल दिव्य तलवार की तरह थी जो 9 स्वर्गों को चीरती हुई ऊपर की ओर बढ़ी। ये दिव्य किरण कई घंटों तक चली और 50,000 किलोमीटर के दायरे में प्रकाश फैला दिया। यहाँ तक कि दिव्य राज्य की सीमा पर स्थित सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में रहने वाले लोग भी इस दिव्य किरण को आकाश में उड़ते हुए देख सकते थे। ये स्वर्ग और पृथ्वी को 9 स्वर्गों के दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के मार्ग की तरह जोड़ रही थी। जब सूर्य पूर्व से उदय हुआ तो दिव्य किरणें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं और फिर पूरी तरह लुप्त हो गईं। दिव्य किरण के लुप्त हो जाने के बाद असंख्य बैंगनी बादल एकत्रित हो गए। वहां अधिकाधिक बैंगनी बादल उमड़ने लगे। अंततः संपूर्ण दिव्य जंगल क्षेत्र ढक गया। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की सीमा में लोग ऐसी घटना देखकर अवाक रह गए। बैंगनी बादलों की अंतहीन मात्रा ने 50,000 किलोमीटर की परिधि को ढक लिया, आकाश को अस्पष्ट कर दिया और यह एक अत्यंत शानदार दृश्य था। बैंगनी बादलों का जन्म, ये फिर से बैंगनी बादलों का जन्म है। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के एक सीमावर्ती शहर में ड्रैगन की पोशाक पहने एक बूढ़ा व्यक्ति ये दृश्य देखकर मिश्रित भावनाओं से भर गया। उन्होंने जो ड्रैगन रोब पहना था वह काले सोने के धागों से बना था, जिसमें 9 सुनहरे ड्रैगन कढ़ाई किए गए थे। सभी 9 सुनहरे ड्रैगन के 5 पंजे थे। 9 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन मिलकर शाही सिंहासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के वर्तमान शासक दिव्य सम्राट थे। दिव्य शहर गिर चुका था और जानवरों की भीड़ सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में घुसने वाली थी। दिव्य सम्राट व्यक्तिगत रूप से जानवरों की भीड़ के खिलाफ लड़ने के लिए आया था। वह और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के ऋषि सभी दिव्य साम्राज्य के सीमावर्ती शहर में स्थित थे। हालांकि जब शेफर्ड बॉय ने जानवरों की भीड़ का नेतृत्व किया और दिव्य शहर पर कब्जा कर लिया तो वह दक्षिण की ओर नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह लंबे समय से दिव्य शहर में ही रह रहा था। आज तक केवल एक बार ही बैंगनी रंग की किरण आसमान में उठी थी। बैंगनी बादलों का जन्म। बूढ़े दिव्य सम्राट को 2 वर्ष पहले क्लाउड वाइल्डनेस में घटित हुए दृश्य का स्मरण हो आया। आसमान में छाए बैंगनी बादलों ने जंगल को ढक दिया था। उस समय सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के उच्च अधिकारियों ने सोचा कि यह एक विशेष खजाने का जन्म था। उन्होंने इसकी खोज के लिए स्वर्ण ड्रैगन सेना को भेजा था। यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय खजाने कंपास का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वे फिर भी खाली हाथ लौट आए। एक बार क्लाउड वाइल्डनेस में और इस बार फिर दिव्य जंगल में। 2 बाद बैंगनी बादलों के जन्म के बीच 2 साल का अंतर था और स्वाभाविक रूप से इसका एक ऐसा संबंध था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। दिव्य सम्राट ने दूर तक देखा। उसकी नजर दिव्य जंगल की अंतहीन भूमि को चीरती हुई चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिव्य शहर की अलौकिक छवि देख सकता है। बैंगनी बादलों का जन्म। यह उजाड़ जाति से संबंधित है। 2 साल पहले जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनके कारण था। यह एक ऐसा मजाक था कि मुझे लगा कि क्लाउड वाइल्डनेस में एक खास खजाना दिखाई दिया है और मैंने उसे खोजने के लिए सेना भी तैनात कर दी। लेकिन अंत में, हाय! बूढ़े दिव्य सम्राट ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाता रहा। उसे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के भाग्य में बेजानपन का एहसास हो रहा था। क्या यह दिव्य साम्राज्य, जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था, अंततः उसके हाथों से जा सकता है? बैंगनी बादलों का जन्म दिव्य जंगल में दिखाई दे रहा है। दूर क्लाउड वाइल्डनेस से अर्जुन ने भी ये देखा था। दिव्य जंगल क्षेत्र बहुत दूर था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। वह फिलहाल अपने भविष्य की योजना बना रहा था। वह सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य छोड़ना चाहता था।
सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के उत्तर में दिव्य जंगल था, पूर्व में क्लाउड वाइल्डनेस था। पश्चिम में मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य था और दक्षिण में 10 दक्षिणी देश थे। अर्जुन अब सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के पूर्व में क्लाउड वाइल्डनेस में था। वह जितनी जल्दी हो सके सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से बाहर निकलना चाहता था। वह केवल क्लाउड वाइल्डनेस की गहराई में जा सकता था, क्योंकि अगर शौर्य चौहान ने उसे खोजने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। दिव्य जंगल की तुलना में क्लाउड वाइल्डनेस उतना विशाल नहीं था, लेकिन क्लाउड वाइल्डनेस की गहराई में लगभग कोई भी नहीं था। अर्जुन को नहीं पता था कि अगर वह क्लाउड वाइल्डनेस में और आगे बढ़ता रहा तो उसका सामना किससे होगा, और यदि वह सचमुच क्लाउड वाइल्डनेस को पार कर गया तो दूसरी ओर वह क्या दृश्य देखेगा। क्या वहां कोई और मानव देश भी होगा? अगर हाँ, तो क्या वे देश सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से ज्यादा मजबूत या कमजोर होंगे? ये रास्ता निश्चित रूप से खतरों से भरा होगा। अर्जुन को भी नहीं पता था कि क्लाउड वाइल्डनेस कितना विशाल है। उसे इसमें 1 साल लग सकता था, हालांकि यह उसके लिए एक प्रशिक्षण अनुभव भी था। उसे अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने की जरूरत थी। उसे शक्ति की जरूरत थी। शेफर बॉय ने कहा था कि मनुष्य और उजाड़ लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। अगर उसके पास पूरी ताकत होती तो वह खुद नियम तय कर सकता था। तो क्या हुआ अगर मनुष्य और उजाड़ लोगों के रास्ते अलग अलग हैं? जैसे ही अर्जुन अपने भविष्य की योजना बना रहा था, उसने अचानक एक बैंगनी किरण को आसमान में उड़ते हुए देखा, दूर तक। फिर जमीन धीरे धीरे गड़गड़ाने लगी। ये बैंगनी किरण सीधे बादलों में जा गिरी। यह इतनी तेज थी कि बहुत देर तक नहीं बुझी। अर्जुन ने एक पल सोचा, क्या हो रहा है? थोड़ा हिचकिचाने के बाद वह तेजी से चमकती बैंगनी किरण की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में अर्जुन ने अपनी सांसों पर नियंत्रण रखा और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहा। इस तरह की अचानक घटना होना एक सौभाग्यपूर्ण अवसर हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। अब उसके पास ताकत की कमी थी और बैंगनी किरण कितनी शक्तिशाली लग रही थी, उससे होने वाला कोई भी छोटा सा खतरा उसके लिए बहुत ज्यादा हो सकता था। अगर ऐसा था तो उसे जल्दी से वहां से निकल जाना था। बहुत देर तक दौड़ने के बाद अर्जुन ने अचानक एक जोरदार धमाका सुना। दूर एक पहाड़ी घाटी में जमीन फट गई। अर्जुन ने फिर एक मानव आकृति देखी जो जमीन पर पड़े पत्थरों के ढेर से बाहर निकल रही थी। इस आकृति के बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गंदा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह एक भिखारी जैसा दिख रहा था। अर्जुन जल्दी से छिप गया। जैसे ही उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया, उसने देखा कि जो आकृति दिखाई दी थी वह एक बूढ़ा आदमी था। ये बूढ़ा आदमी पागल लग रहा था, मानो उसे बहुत भड़का दिया गया हो। भागते हुए उसने गालियां दी, तारानकन 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 तारानकन, यह शापित जगह, यह मुझे मार रही है। सच में मुझे मार रही है। इतने लंबे समय तक वहां फंसे रहने के बाद मैं आखिरकार बाहर आ गया हूं। ये वास्तव में आसान नहीं था। बूढ़े आदमी ने गाली देते हुए लापरवाही से अपना चेहरा पोंछा। हालांकि उसके हाथ पहले से ही काले थे, इसलिए उसने अपना चेहरा और भी गंदा कर लिया। इस पोंछने से उसका बूढ़ा चेहरा और भी बदसूरत हो गया। हालांकि फिर भी अपना चेहरा पोंछने के बाद अर्जुन अभी भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह जाना पहचाना चेहरा और वह दयनीय चेहरे की विशेषताएं। ये बूढ़ा आदमी, क्या वह मास्टर शेन नहीं था? बूढ़ा आदमी शेन। जब अर्जुन क्लाउड वाइल्डनेस के लियान आदिवासी कबीले में साधना कर रहा था, तब उसकी मुलाकात मानसी और बूढ़े आदमी शेन से हुई थी। बूढ़ा आदमी शेन कंजूस और खाने के लिए लालची था। वह कभी भी सभ्य नहीं लगता था, लेकिन उसने अर्जुन को एक सुरक्षात्मक ताबीज दिया था। गिरते हुए ताराद्वार में अर्जुन ने खतरे के जबड़े से बाहर निकलने के लिए उस सुरक्षात्मक ताबीज का इस्तेमाल किया था और साथ ही गोल्डन क्रो प्रजाति को मार डाला था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह शायद उस जगह में मर जाता। बाद में स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के चयन के दौरान अर्जुन की मुलाकात नेगी जनजाति के कबीले में एक बार फिर बूढ़े आदमी शेन से हुई। बूढ़े आदमी शेन ने कहा था कि वह कुछ रहस्यमय क्षेत्र की खोज करने जा रहा है, और मानसी ने कहा कि उसे कुछ पारिवारिक मामलों को संभालना है। उन्होंने एक दूसरे से उस समय विदा ले ली थी। इस प्रकार जब से वे तीनों अलग हुए थे तब से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। आश्चर्य की बात है कि आज वह क्लाउड वाइल्डनेस में फिर से मास्टर शेन से मिला, और यह देखा जा सकता था कि यह बूढ़ा आदमी एक दुखद दौर से गुजरा था। अर्जुन कुछ चट्टानों के पीछे छिप गया। हालांकि जब मास्टर शेन कुछ कदम भागा तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अर्जुन को खोज लिया। आखिर में अर्जुन ने खड़े होने का निर्णय लिया। जब बूढ़े आदमी शेन ने अर्जुन को देखा तो वह दंग रह गया। अर्जुन अब 2 साल पहले की तुलना में बहुत लंबा हो गया था।
हालांकि उसका रूप थोड़ा बदल गया था, फिर भी बूढ़ा आदमी शेन उसे एक नज़र में पहचान सकता था। क्या कोई गलती हो सकती है? ये बच्चा यहाँ क्यों है? बूढ़े आदमी शेन ने अनुमान लगाया था कि वह 2 साल से उस रहस्यमय क्षेत्र में फंसा हुआ था। उन 2 सालों में वह बैंगनी रंग की सील में बंद था। उसने हर तरह के तरीके आजमाए लेकिन सील तोड़ने में नाकाम रहा। यह मुहर स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अलग कर सकती थी और साथ ही उजाड़ की शक्ति को इकट्ठा कर सकती थी। इस प्रकार सील में उजाड़ की शक्ति बहुत समृद्ध थी, लेकिन स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई बहुत कम थी। बूढ़े आदमी शेन जैसे व्यक्ति के लिए वह बहुत समय तक खाना न खाने का विकल्प चुन सकता था, और उसे जीवित रहने के लिए भोजन या पेय की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के बिना नहीं रह सकता था। बिना खाए पिए और बिना किसी स्वर्गीय पृथ्वी युआन क्यूई को अवशोषित किए बूढ़ा आदमी शेन वर्षों से हवा में टिमटिमाती मोमबत्तीली तरह बन गया था। पहले तो उसने सोचा कि वह एक आसान काम में बुरी तरह असफल हो गया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बैंगनी रंग की सील अचानक बैंगनी रंग की किरण में बदल जाएगी और आकाश में उड़ जाएगी। इस प्रकार वह अंततः उस रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलने में सफल हो गया। फिर ऐसी परिस्थितियों में उसने अर्जुन को देखा। 2 साल तक फंसे रहने के बाद और आखिरकार बाहर आने में कामयाब होने के बाद वह सबसे पहले अर्जुन को कैसे देख सकता था? बूढ़े आदमी शेन के अनुमान के अनुसार अर्जुन को बहुत पहले ही स्वर्ण ड्रैगन रक्षक द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था, और उसके बाद उसे क्लाउड वाइल्डनेस छोड़ देना चाहिए था, है ना? तुम यहाँ क्यों हो? पिछले 2 सालों में अर्जुन ने क्लाउड वाइल्डनेस को छोड़ दिया था और बहुत कुछ अनुभव किया था। खास तौर पर पिछले कुछ दिनों में अर्जुन ने जो कड़वे अनुभव किए थे, उन्होंने उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत बदल दिया था। अब जब वह क्लाउड वाइल्डनेस में वापस लौटा और मास्टर शेन से फिर मिला, तो उसे लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। इसने अर्जुन को मिली जुली भावनाओं से भर दिया। बच्चे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने कभी क्लाउड वाइल्डनेस को छोड़ा ही न हो। मास्टर शेन ने अपनी आंखें झपकाईं। उसे यकीन करना मुश्किल था कि 2 साल पहले रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बाहर आने के तुरंत बाद वह अर्जुन से फिर से मिल पाएगा। मैं चला गया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन का अनुभव एक लंबी कहानी थी। सीनियर के बारे में क्या? आप अभी भी क्लाउड वाइल्डनेस में क्यों हैं? क्या आप अभी अभी उस रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आए हैं? क्लाउड वाइल्डनेस में अलग होने से पहले अर्जुन को पता था कि मास्टर शेन सौभाग्यशाली अवसरों की तलाश में गए थे। अर्जुन का सवाल सुनकर मास्टर शेन कुछ देर के लिए अचंभित हो गया। उसने अपनी छोटी काली आंखें झपकाईं और ऐसा लगा जैसे वह गूंगा हो गया हो। हालांकि वह फिर भी प्रतिक्रिया करने में तेज था। उसने शांति से अपनी गंदी दाढ़ी को छुआ और रहस्यमय होने का नाटक किया। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में एक रहस्यमय क्षेत्र में चला गया था। ये रहस्यमय क्षेत्र अद्भुत था और वहां बहुत सारे सौभाग्यशाली अवसर थे। वहां मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन कुछ अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन था। इस बूढ़े आदमी ने सभी तरह के तरीके आजमाए, जिसके परिणामस्वरूप मुझे थोड़ी देरी हो गई। ओह! बूढ़े आदमी शेन की बातें सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। इतनी दयनीय हालत में भी यह बूढ़ा आदमी इतनी अच्छी डींगे हाँक रहा था। कोई भूत ही उस पर यकीन करेगा। हालांकि चूंकि मास्टर शेन रहस्यमय क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहते थे, इसलिए अर्जुन ने आगे नहीं पूछा। बच्चे, तुम सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के स्वर्ण ड्रैगन रक्षक सेना में, तो तुम क्लाउड वाइल्डनेस में क्यों आए हो? कोई मिशन करने? बूढ़े आदमी शेन ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। दरअसल अर्जुन इस समय ठीक नहीं लग रहा था। 10 दिनों तक जेल में बंद रहने के कारण उसके कपड़े गंदगी से भर गए थे और पूरी तरह से फटे हुए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बूढ़ा भिखारी एक जवान भिखारी से मिला हो। यह एक लंबी कहानी है। मैं सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य छोड़ रहा हूँ। अर्जुन ने आह भरी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को छोड़ना? ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा आदमी शेन दंग रह गया। अर्जुन की स्थिति में स्वर्ण ड्रैगन रक्षक में शामिल होना और उस सेना के संसाधनों का उपयोग करके साधना करना सबसे अच्छा अवसर था। वह अचानक सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को क्यों छोड़ना चाहता था? ओह, तुम युआन फाउंडेशन तक कैसे पहुंचे? मास्टर शेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन की साधना का स्तर पहले ही बैंगनी रक्त क्षेत्र को पार कर चुका था तथा केवल 2 वर्षों में ही युआन फाउंडेशन तक पहुंच गया था। युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा के मार्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह मार्शल आर्ट की नींव थी और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत जल्दी आगे बढ़ने से नींव कमजोर हो जाती है। इससे छिपे हुए परिणाम होंगे। मास्टर शेन ने अर्जुन को सलाह दी। जैसे ही वह कुछ और कहना चाहता था, अचानक गूंग ध्वनि सुनाई दी।
यह मास्टर शेन का पेट पुकार रहा था। अर्जुन कुछ देर के लिए अचंभित रह गया जब उसने मास्टर शेन को देखा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मास्टर शेन जैसे विशेषज्ञ इतने भूखे होंगे कि उसका पेट गुर्राने लगा। मास्टर शेन का चेहरा लाल हो गया। ये सब उस भयानक रहस्यमय क्षेत्र की वजह से था। इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद और स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई से अलग थलग होने के बाद, चाहे योद्धा का साधना स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उन्हें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अभी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। उस रहस्यमयी दुनिया में मास्टर शेन की ऊर्जा केवल समाप्त होती जा रही थी। ऐसे में उसके पास खाने पीने की जरूरत से बचने का कोई तरीका नहीं था। और मास्टर शेन मूल रूप से खाने का शौकीन व्यक्ति था। पिछले 2 सालों में उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। रहस्यमय क्षेत्र में उसने निर्णय लिया था कि यदि वह बाहर निकलने में सक्षम हुआ तो सबसे पहले वह एक शानदार भोजन खाएगा। अब बूढ़े आदमी शेन ने जो कुछ भी देखा वह भुना हुआ मांस जैसा लग रहा था। उसने अपना पेट रगड़ा और सूखी खांसी की। रहस्यमय क्षेत्र खतरों से भरा हुआ था और युआन क्यू भी काम थी। इस बूढ़े आदमी ने अपनी ऊर्जा बहुत खर्च कर दी है और उसके सभी अमृत खत्म हो गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी भूख लगी है। अर्जुन को ये बात मजेदार लगी, लेकिन उसने बूढ़े आदमी की पोल खोलने की इच्छा को दबा लिया। फिर उसने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद आग भड़कने लगी और जलती हुई लकड़ियों से चटचटाहट की आवाज सुनाई देने लगी। आग पर एक जानवर का चिकना पैर भूना जा रहा था। आग के पास एक बर्तन था जिसमें कुछ हड्डियां थीं जिन्हें उबालकर सूप बनाया जा रहा था। बूढ़े आदमी शेन ने अर्जुन के हाथों में मांस को देखा। उसने अपने हाथों को रगड़ा और पूछा, क्या ये भूनकर तैयार हो गया है? बूढ़े आदमी शेन ने पहले भी कई बार यह सवाल पूछा था। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन किसी बूढ़े शरणार्थी को देख रहा हो। असहाय होकर उसने खंजर निकाला और जानवर के पैर के बाहरी हिस्से से पका हुआ मांस काट लिया। फिर उसने खंजर के साथ मांस बूढ़े आदमी शेन को दे दिया। भुना हुआ मांस अपने हाथों में लेकर बूढ़ा आदमी शेन खुद को रोक नहीं सका और उसने एक टुकड़ा फाड़कर अपने मुंह में भर लिया। जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया, अंदर से नर्म और बाहर से कुरकुरा मांस उसके मुंह में तेल से भर गया। यह इतना स्वादिष्ट था कि वह अपनी जीभ भी निगलना चाहता था। इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद, अंततः नया जीवन मिलने और भुना हुआ मांस खाने के बाद, जो इतने लंबे समय से उसके जीवन से गायब था, बूढ़ा आदमी शेन सचमुच रो पड़ा। यही जीवन था, इसी तरह जीना चाहिए। चाहे भविष्य में कितने भी रहस्यमय क्षेत्र क्यों न हो, मैं उनमें प्रवेश करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। वो ये सब चिल्लाते हुए मांस खाए जा रहा था। मैं कहता हूँ, बच्चे, तुम सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य क्यों छोड़ रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़े आदमी शेन ने अर्जुन से लापरवाही से पूछा, जबकि वह अपने हाथों में भुने हुए मांस को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ओह! मास्टर शेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे एहसास था कि कुछ असामान्य है। चूंकि अर्जुन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य छोड़ना पड़ रहा था, तो शायद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया होगा। क्या तुम्हें सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया है? अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप ऐसा कह सकते हैं। अपने शब्दों पर विचार करने के बाद अर्जुन ने हाल की घटनाओं के मुख्य बिंदुओं को मास्टर शेन को सुनाया। जहां तक आरती के बारे में बात है, अर्जुन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। मास्टर शेन भी आखिरकार इंसान ही था। उसे उजाड़ जाति से कुछ नफरत हो सकती है, इसलिए अर्जुन आरती के बारे में बात नहीं करना चाहता था। चौहान परिवार कबीला। ये रतनगढ़ दुनिया में एक पारिवारिक कबीला है। चौहान परिवार कबीले को अपमानित करना निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति नहीं है। मास्टर शेन ने अपने मुंह से तेल पोंछा और अपने हाथों में भुना हुआ मांस देखा। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और आंखें घुमाते हुए कहा, बच्चे, अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो मेरे पीछे क्यों नहीं आते? मास्टर शेन को अर्जुन और चौहान परिवार के बीच झगड़े की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस इस बात की परवाह थी कि वह अर्जुन द्वारा रोज पकाया गया भुना हुआ मांस खा सके। भोजन करना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आपके पीछे पीछे। अर्जुन ने मास्टर शेन की ओर देखा, आप कहाँ जा रहे हो? मास्टर शेन ने हे कहकर मुस्कुराते हुए कहा, राठौर परिवार में अपने शिष्य की तलाश करने के लिए। और राठौर परिवार भी रतनगढ़ दुनिया में है। मानसी को खोजने। अर्जुन का मन खो गया जब उसके मन में एक सफेद कपड़े पहने, एक लंबी तलवार पकड़े हुए एक आकृति प्रकट हुई। उसने मानसी को बहुत समय से नहीं देखा था। मास्टर शेन ने अपना भुना हुआ मांस खत्म कर दिया और जैसा कि होना चाहिए था, उसने बचा हुआ भुना हुआ मांस अर्जुन के हाथों से ले लिया और फिर उसे भी चबाने लगा।
उसका मुंह मांस से भर गया था क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा, सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य मेरा घर है, इसलिए मैं प्रशिक्षण के लिए मानसी को यहाँ लाया था। मानसी का परिवार वास्तव में रतनगढ़ दुनिया में है। तुम लोग जिसे रतनगढ़ दुनिया कहते हो, वह पश्चिमी क्षेत्र है। और वास्तव में वह मानव जाति की केंद्रीय भूमि है। वहां सभी प्रकार के शक्तिशाली परिवार, कबीले और साथ ही कई विशेषज्ञ रहते हैं। उसकी तुलना में ये जगह पूर्व में एक दूरस्थ स्थान है। कैसा रहेगा बच्चे, क्या तुम रतनगढ़ दुनिया में मेरे साथ अपने अनुभव को बढ़ाना चाहते हो? मास्टर शेन के शब्द अर्जुन को आकर्षक लग रहे थे। रतनगढ़ दुनिया, मानव जाति की केंद्रीय भूमि। इसका मतलब था कि वहां अधिक विशेषज्ञों के होने से उसके लिए अधिक अवसर होंगे। यदि वह रतनगढ़ दुनिया में चला जाता तो उसका विकास और भी तेजी से होता और उसका अनुभव ही बढ़ जाता। बेशक वह चौहान परिवार के कबीले के करीब होगा और शायद वह उनसे टकरा भी सकता था। इतनी बड़ी ताकत के सामने अर्जुन की ताकत कुछ भी नहीं थी। हालांकि उसने महसूस किया कि उसके अंदर लड़ने की भावना चुपचाप बढ़ रही थी। उसने शौर्य चौहान को मारने की कसम खाई थी और वह उसे 10 गुना ज्यादा खराब मौत देना चाहता था। रतनगढ़ दुनिया उसके लिए अवसर होगा और एक जबरदस्त चुनौती भी। रतनगढ़ की दुनिया, ये सोचकर ही अर्जुन का खून खौल उठा। इस समय मास्टर शेन ने आगे कहा, इस बूढ़े व्यक्ति को राठौर परिवार में एक अतिथि का आधिकारिक पद प्राप्त है, जिसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। आमतौर पर अगर कुछ होता तो मैं भी राठौर परिवार के पास नहीं जाता। हालांकि रहस्यवादी क्षेत्र की इस यात्रा में मैंने बहुत अधिक खर्च कर दिया है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए राठौर परिवार में आराम करने की आवश्यकता होगी। तुम इस बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक नाम के शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। मास्टर शेन ने सहजता से कहा। जब योद्धा शिष्यों को शिक्षा देते थे तो व्यक्तिगत शिष्य, सामान्य शिष्य और नामात्र के शिष्य होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि नामात्र के शिष्य सबसे बुरे होते थे। अधिकांश समय नाम मात्र के शिष्य केवल एक उपाधि मात्र होते थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। यह एक योद्धा के अर्धस्वामी होने के समान था। अर्जुन ने आंखें घुमाईं। इस बूढ़े आदमी का स्पष्ट रूप से उसे शिष्य के रूप में लेने का कोई इरादा नहीं था। मास्टर शेन अर्जुन के मन की बात पढ़ सकता था। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम वाकई अपने बारे में बहुत सोचते हो। रतनगढ़ की दुनिया में मैं एक प्रसिद्ध उजाड़ स्वर्ग गुरु हूं। विभिन्न पारिवारिक कुलों के बहुत से युवा बच्चे हैं जो मेरे नाम के शिष्य बनना चाहते हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना रहा हूं। अर्जुन को अर्ध शिष्य के रूप में अपनाना मास्टर शेन की अचानक आई इच्छा मात्र थी। अगर वह ऐसा शिष्य बना लेता तो उसे हर दिन हर तरह का अच्छा खाना खाने को मिलता। क्या यह एक अच्छी बात नहीं होगी? जहां तक अर्जुन को उजाड़ स्वर्ग तकनीक सिखाने की बात है तो मास्टर शेन ने कभी इसके बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।